गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल पढ़ा था। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो अब इसके नीचे जो भी कुछ होगा वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होगा। वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड मतलब करंट अकाउंट से, करंट असेट से और करंट लायबिलिटी से, करंट असेट से और करंट लायबिलिटी से। जो फॉर्मेट बनाया हुआ था 2 पेजेस में, उसमें पहले पेजेस पे ही हो गए आप, तो वहां से चालू करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट को लिखें, एड इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीज इन करंट असेट, सॉरी उल्टा हो गया, डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा। अगर आप लोगों ने इतना लिख लिया इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो सारी की सारी करंट असेट और सारी की सारी करंट लायबिलिटी यहां पे शो नहीं हो सकती हैं। जो शो नहीं होती है उनको मैं लिख के बता रहा हूं कि कौन सी, किन की तरफ आपको देखना नहीं है। उसको लिखते हैं हम एक्सेप्शनल। कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं आएंगी, ये सब आपको करंट असेट में ही शो होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये सब आपको करंट असेट में ही दिखाई देंगे। ये सब आपको करंट असेट में ही दिखाई देंगे। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ आएगी, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ आएगी। जैसे कि डेटर आएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस आएंगे, लूज टूल्स आएंगे। अब थोड़ा सा और जानते हैं, ये जो चीज़ें नहीं आ रही हैं इसको अकाउंट्स में एक लैंग्वेज बोली जाती है। इन सारे वर्ड, कैश को, बैंक को, करंट इन्वेस्टमेंट को, इनका एक नाम है। वो नाम है, इन सबको बोला जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यानी जब आप डिक्रीज इन करंट असेट देखेंगे तो आप इन चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे। भैया नहीं आया समझ में, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। करंट लायबिलिटी की तरफ भी हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आएंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एक करंट लायबिलिटी होती है, तो अभी नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। भैया अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा बस अभी मेजर हेडिंग जो मैंने अभी आपको मार्कर से लिखी हुई है इस पे ध्यान देना। ये वाली चीज़ों को जब हम बार बार पलटेंगे ना पेज को तो हमें समझ में आना चालू हो जाएगी। इसके बाद आप लिखेंगे लेस इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जैसे इसका उल्टा, ऊपर डिक्रीज हुआ था करंट असेट तो यहाँ पे इंक्रीज कर दो, और यही एक्सेप्शनल जो ऊपर थे वही नीचे आ जाएंगे, जो एक्सेप्शनल ऊपर थे वही नीचे आ जाएंगे। ये चीज़ों को ऊपर आपको ध्यान देना है। क्या थे एक्सेप्शनल्स? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कहीं पे साफ पेज पे लिख लेना, कितनी चीज़ें आती हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? ये 1 2 3 4 चीज़ें आती हैं। प्रोविजंस नहीं आएंगे, फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी होता है, वो भी नहीं आता इसमें, वो ऊपर हम यूज़ हो जाएगा बाद में। प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं आएगा।
ये वैल्यूज़ जो आपकी ऐड में है ये सब प्लस की होंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन सबको प्लस करके इधर लिख देंगे आप। ये वाली माइनस की हैं, इन सबको प्लस करके माइनस में लिख देंगे आप। अब स्क्रीन पे देखें, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं। ये वाली वैल्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ पे उस आंसर का नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर WCP, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका नाम ही होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। आज के लिए केवल इतना ही पार्ट पढ़ाना था। कल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं क्वेश्चंस देता हुआ जाता हूं और आप देखते हुए चलेंगे धीरे धीरे। टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 40 कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको प्लीज चेक करते हैं स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम लोग। आप क्वेश्चन को देखें और सबसे पहले आप 2 लाइंस बना लें डिटेल्स अमाउंट की। क्वेश्चन नंबर 40 डिटेल्स अमाउंट बना लें प्लीज। और मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराना सिखाता हूं कि किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। 2 लाइंस बना लें और क्वेश्चन नंबर 40 को अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हम 2 लाइंस बना के लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे हम लोग? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। और स्टार्टिंग हम चालू करेंगे इसकी लिख के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। भैया ये कहाँ से लिख रहे हैं? प्लीज़ अपने नोट्स को देखो, लिखा हुआ होगा उसके अंदर। नोट्स को देखें प्लीज़। नोट्स में मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनवा रखा है। उसमें सबसे पहले ही दे रखा है, क्या दे रखा है सबसे पहले? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और फिर उसके आगे लिखा हुआ है वर्किंग नोट। अब सीधे वर्किंग नोट पर पहुंच जाओ, सीधे वर्किंग नोट पर पहुंचो। प्लीज आपको चेक करना पड़ेगा, बार बार अपनी कॉपीज को पलट के देखना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स पे पहुंच जाए, वर्किंग नोट्स पे पहुंच जाए। सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ या ना? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसको निकालने का एक ही तरीका है, लायबिलिटी साइड चेक करो या एडिशनल इंफॉर्मेशन को चेक करो। मैंने अभी स्क्रीन को जूम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को चेक करता हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी रहती है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर भैया ने बोला था लायबिलिटी साइड को चेक करना है। लायबिलिटी साइड में गया तो लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस जैसी कोई चीज़ को देखो। रिजर्व एंड सरप्लस देखो, शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ दिखाई तो दे रहा है। अब रिजर्व एंड सरप्लस के आगे क्या लिखा हुआ है? ये 1। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे क्या लिखा हुआ? रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉफिट दिखेंगे और सारे के सारे रिजर्व दिखेंगे, यहाँ पे लॉस दिखेंगे सारे के सारे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 का मतलब है कि रिजर्व एंड सरप्लस को अगर आपको चेक करना है कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या चीजें आती है तो 1 नोट पे जाओ। स्क्रीन पे देखेंगे 1 नोट, यहाँ पे देखा हुआ नोट टू अकाउंट, ये आ गया वर्ड नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट में सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, ये इसके आगे क्या लिखा हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे क्या लिखा हुआ है? सरप्लस लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे क्या लिखा हुआ है?
सरप्लस, सरप्लस का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग माइनस 4 लाख माइनस 3 लाख, तो कितना आंसर हुआ? 1 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 लाख। चार लाख माइनस 3 लाख 1 लाख। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया? प्लीज रेज योर हैंड। नाउ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख आपने निकाल लिया। उसके बाद अगर आप वर्किंग नोट को चेक करें, प्लीज वर्किंग नोट को चेक करना ही पड़ेगा आपको। वर्किंग नोट कहाँ पे मिलेगा? मेरी पिछली क्लासेस में मैंने लिखवा रखा है, उसको देखें। और अगर नहीं देख, अगर आपके पास नोट्स हो तो प्लीज उन नोट्स को देखें। नोट्स पे लिखा हुआ है एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जहाँ पे नेट प्रॉफिट मिला है आपको वहीं पे मिलता है, जहाँ पे नेट प्रॉफिट मिला है वहीं पे मिलता है। नेट प्रॉफिट आपको कहाँ मिला था? सरप्लस में। पर यहाँ पे कहीं पे भी जनरल रिजर्व है? कोई और रिजर्व है? आगे बढ़ो। दूसरा क्या चीज़ है? प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी साइड में चेक करो, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। ये सॉरी एडजस्टमेंट में दिया जाता है, एडजस्टमेंट में कहीं दिया हुआ है? एडजस्टमेंट ये है, यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड नहीं है। इंटरम डिविडेंड नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। ये सारी चीजें मैं कहां से पढ़ रहा हूं? वर्किंग नोट में साफ साफ लिखवा रखा है। प्लीज वर्किंग नोट पे जाएं, क्लास 1 पे जाएं, पार्ट 1 पे। यहां पे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा आइटम वर्किंग नोट में साफ साफ लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में मिलेगा, वो भी यहाँ पे नहीं है। रिफंड आपका नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा। तो यही बस इतना ही था। लिखते हैं प्लीज, इधर आते हैं। कुछ भी प्लस माइनस करने को लिए नहीं है, तो यही आपका 1 लाख ही आपका क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मुझे यहां पे लिखना होगा 1 लाख। अब प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएंगे तो उसमें चेक करेंगे। कल की क्लास में लिखवाया था मैंने, पिछली पार्ट 2 में लिखवाया हुआ है। एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, वेरी गुड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें सबसे पहले क्या आता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को देखने के लिए अभी आपको मैंने डेप्रिसिएशन ढंग से सिखाया नहीं है, डेप्रिसिएशन की क्लास कल होगी। बट अभी अगर आपको डेप्रिसिएशन देखना है तो चेक करें एडजस्टमेंट में दे रखा है या नहीं दे रखा। एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा कहीं पे भी। और एक और लेवल अप जो मैं कल सिखाऊंगा उसको थोड़ा सा सीख के देखें। डेप्रिसिएशन लगता किस पे है? कोई बताएगा? नहीं, असेट्स पे नहीं लगता, फिक्स असेट पे लगता है। फिक्स असेट में भी कौन से सेट? टेंजिबल। तो प्लीज चेक करें, असेट वाले कॉलम में आ गए हम लोग। फिक्स असेट का दूसरा नाम नॉन करंट असेट होता है। नॉन करंट असेट में टेंजिबल वाले असेट में आते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। पहले प्रॉपर्टी कितने की थी? 5,60,000 की। अब कितने की है? ये बढ़ी है या कम हुई है? तो डेप्रिसिएशन तो हुआ नहीं। डेप्रिसिएशन से कम होता है या बढ़ता है? एक चीज़ कम होता है ना। यहाँ पे तो बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। बस इतना ही चेक करना था। इनटेंजिबल असेट कुछ दे नहीं रखे तो अमोर्टाइजेशन भी नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा। आगे बढ़े ना, डेप्रिसिएशन आ रहा। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल असेट पे लगता है। गुडविल, पेटेंट, अगर ये कम हो रही है, पूरे क्वेश्चन में चेक करके देखा कहीं पे भी इंटेंजिबल असेट नहीं दे रखे। इंटेंजिबल असेट दे रखे होते तो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट के नीचे दे रखा होता है, यहाँ पे भी नहीं दे रखे। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के लिए आपको, लोन आपके लिए लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी को चेक करो। लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो है, एक लोन तो दे रखा है, पर उस लोन पे कोई परसेंटेज नहीं है। लोन लिया हुआ है, यहाँ पे करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, लोन तो है आपके पास, पर लोन पे कोई ब्याज नहीं दी। ब्याज दी होती तो लिखी हुई होती यहाँ पे कि 10% ब्याज है, 20% ब्याज है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, ये सारी चीज़ें। तो अगर चीज़ चेक करें तो और कुछ चीज़ें मुझे को दिखाई नहीं दे रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स भी नहीं है, डिक्रीज इन प्रोविजन भी नहीं है, इंक्रीज इन प्रोविजन भी नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट भी नहीं है। लॉस कब होता है? जब कोई चीज़ आपने बेची होगी, बेची होती है तो वो एडजस्टमेंट में होती है, एडजस्टमेंट पे यहाँ पे भी नहीं है। तो यानी कुछ भी चीज़ें नहीं है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। सीधे सीधे आंसर लिख दिया जाएगा। क्या चीज़? ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, लाइन्स ऐसे बनाएंगे और 1 लाख लिख देंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसा ही पेपर में आएगा। हमने फॉर्मेट कितना बड़ा पढ़ा है वो, और एंड में अभी क्वेश्चन में केवल 2 ही चीज़ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, इतना ही ऐसे ही आता है पेपर में। फिर उसके बाद आज वाली क्लास पढ़ेंगे। आज वाली क्लास में था ऐड क्या करेंगे, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट असेट। उसके बाद 2-4 लाइन छोड़ के लेस कर दो, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करेंट असेट। अब पढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट पे जाते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को चेक करते हैं। लायबिलिटी साइड में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दे रखी है आपको, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को हम नहीं लेते। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था, पीछे चेक करो, वर्किंग उसमें चेक करो, साफ साफ लिखा हुआ है, एक्सेप्शनल में लिखा हुआ होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता। लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी उसी उसमें आती हैं। अब आते हैं हमारे ट्रेड पेबल पे। ट्रेड पेबल पहले कितने के थे, 48,000 के, अब कितने के हो गए, इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, डिक्रीज हुए। 48 के तब कितने के हो गए, कितने रुपए से गिर गए। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी चेक करते हैं, प्लस होती है या माइनस। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी बताओ क्या होती है, इधर आएगी या इधर आएगी। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस में क्या चीज़ है वो, ट्रेड पेबल। कितने रुपए के, 8,000 रुपये। लायबिलिटी साइड पूरी खत्म हो चुकी है। अब असेट साइड आते हैं करंट असेट में। करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है बच्चों, ये आएगा या नहीं आएगा, फॉर्मेट को चेक करें। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक होता है, स्टॉक आएगा। स्टॉक पहले कितने का था बेटा, और अब कितने का है, कितने रुपए से कम हो गया। डिक्रीज इन करंट असेट आपका प्लस होता है, माइनस चेक करो, प्लस डिक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट असेट। तो स्टॉक इन्वेंट्री लिख दो, कितने रुपए से, 6,000 से, 6,000 से, ये माइनस का था। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आता है भाई, पहले कितने का था, पहले ट्रेड रिसीवेबल 92, अब कितने का है, कितने से कम हो गया, 42 नहीं 52, 54 से कम हो गया। तो डिक्रीज इन करेंट असेट प्लस होते हैं माइनस, प्लस। तो यहां पे लिख दो ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपका डेटर और बीआर से बनता है, डेटर और बीआर को प्लस करके ट्रेड रिसीवेबल बनता है। कितने का था, 54। आगे आ जाएं, 4th पॉइंट और रह गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। साफ साफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा, ये तो आएगा ही साफ साफ, और कुछ नहीं देखना, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 54 और 6,000 कितना होगा, 60,000। 1,00,000 और 60,000 कितना होगा, 1,60,000। ये वाला 8,000 का माइनस का है, तो 8,000 माइनस में लिख दो। आंसर आ गया 1,52,000 पॉजिटिव के। ये क्या है आपका, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इतना हो गया आपका। चलिए अब इस एक्टिविटीज को थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं, और मेन एक्टिविटीज पे आ जाओ। यहां पे जहां पे हमने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा था, इसके आगे का पढ़ते हैं अब हम लोग। इसमें माइनस करते हैं टैक्स पेड या प्रीवियस ईयर का टैक्स, प्लस करते हैं टैक्स रिफंड को,
प्लस माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। थोड़ा सा समझेंगे इसको क्या है ये, और ये डायरेक्ट इधर आता है। थोड़ा समझते हैं बच्चों। टैक्स पेड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ पेड के नाम से, अगर पेड के नाम से नहीं दिया होगा तो प्रीवियस ईयर वाला माइनस करना है। अगर टैक्स का दिया हुआ है, टैक्स रिफंड आपने ऊपर जो सबसे बिल्कुल ऊपर अगर आप वर्किंग नोट 1 को चेक करेंगे तो वहाँ पे टैक्स रिफंड माइनस में होगा, तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा प्लस। और जो ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस किया था इधर माइनस करेंगे, और जहाँ माइनस किया था वहाँ प्लस करेंगे। नहीं आया समझ में तो स्क्रीन में देखें दोबारा से। स्क्रीन पे देखें, ये वाला आपने वर्किंग नोट में प्लस किया था, हाँ या ना? ये वाला आपने प्लस किया था वर्किंग नोट में, तो यही वाला नीचे जाके माइनस हो जाएगा। ये वाला आपने माइनस किया था तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोबारा से मैं लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्लस वाला क्या होगा अब नॉर्मल गेन का, और माइनस का कौन सा होगा अब नॉर्मल लॉस। जो ऊपर प्लस हुआ है नीचे माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे ही इसको ख़त्म करेंगे तो आंसर निकल आएगा कैश जनरेटेड, अगर प्लस में आया है तो फ्रॉम, और नेगेटिव में आया है तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी आपकी ख़त्म हो चुकी है, पहली एक्टिविटी आपकी ये ख़त्म हो चुकी है। फ्रॉम इफ द आंसर इज इन प्लस, यूज्ड इफ द आंसर इज इन माइनस। प्लीज इसको उतना करें। प्लीज क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ योर बुक टीएस ग्रेवाल का। प्लीज इसको देखें और अटेम्प्ट करें, जितना अटेम्प्ट कर सकते हो सोच के देखें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ योर बुक। ठीक है बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो पूरा क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि 2-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन कहाँ रह गया? अगर क्वेश्चन में चेक करेंगे तो ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस नहीं आता, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट को हम नहीं देखते, क्लोजिंग वाले को भी नहीं देखेंगे। डिक्रीज इन इन्वेंट्री आएगा, ये यूज होगा। इंक्रीज इन बिल्स पेबल ये यूज होगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने, तो ये नहीं होगा यूज। रीपेमेंट ऑफ लोन ऐसा कुछ भी यूज नहीं होगा। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर ये होगा। तीन ही चीज़ों को प्लस कर देंगे, आंसर होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20,000। पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा काम करवा रहा हूँ क्योंकि 2-3 वर्ड्स लिखने हैं। ऐड कर दें डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ऐड कर दें डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ऐड करें डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितने रुपए की 80,000 की, और ऐड कर दें इंक्रीज इन बिल्स पेबल कितने रुपए की 1 लाख। इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,20,000। इसको बोलेंगे कैश कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। आज की क्लास में इतना ही है। प्लीज़ फॉर्मेट को याद करें दोबारा से, ताकि हम कल इसके ऊपर और क्वेश्चंस करा पाएँ। कल हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज चालू करेंगे। दैट्स इट फॉर माय साइड। थैंक यू एवरीवन।